हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू छाया क्लासेस। आज हम हिस्ट्री के मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक सोर्सेज ऑफ एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री, प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत के थर्ड पार्ट को डिस्कस करेंगे। इसकी कंटिन्यूटी को समझने के लिए सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री के फर्स्ट एंड सेकंड पार्ट को ज़रूर देख लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री के थर्ड पार्ट आर्कियोलॉजिकल सोर्स को। यहाँ पे देखिए सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री, इतिहास के स्रोत को दो एरो में बांटा गया है। फर्स्ट लिटरेरी सोर्स, जिसे हम साहित्यिक स्रोत कहते हैं, इसे हमने डिटेल में फर्स्ट एंड सेकंड पार्ट में कंप्लीट किया है। अब थर्ड पार्ट आर्कियोलॉजिकल सोर्स है, जिसे इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। आर्कियोलॉजिकल सोर्स जो पुरातात्विक स्रोत है, उसकी मीनिंग क्या है? Archaeological sources are the most authentic for the study of ancient India। ये क्यों ऑथेंटिक है, इसके लिए यहाँ पर देखिए एरो बना के ये पॉइंट्स जो लिखे हैं इसके अंडर में हम लोग पढ़ेंगे। तो फर्स्ट देखिए इंस्क्रिप्शन, मोनूमेंट्स, बिल्डिंग, स्मारक एवं भवन, क्वाइंस, स्कल्पचर्स, पेंटिंग, सील्स। ठीक है, अब ये देखिए जो पॉइंट्स इसमें हम डिस्कस करेंगे, जैसे इंस्क्रिप्शन है, मोनूमेंट्स, बिल्डिंग, क्वाइंस, ये चेंज नहीं हो सकते। जिस फॉर्म में हमें एंशिएंट टाइम में के इंस्क्रिप्शन और मोनूमेंट्स थे और आज जिस फॉर्म में मुझे मिले हैं वो सेम है, उसमें कोई चेंजेस नहीं हुए हैं, ना कोई कर सकता है। ठीक है, इसलिए ये ऑथेंटिक है, ये आपको समझना होगा। जैसे जो इंस्क्रिप्शन है वो पत्थरों पर लिखे गए हैं, बिल्डिंग्स, भवन, वो चेंज नहीं हो सकते। जो क्वाइंस हैं वो उसी फॉर्म में हमें मिले हैं जिस फॉर्म में वो थे, तो इसलिए ये सोर्स ऑथेंटिक हो जाते हैं। जैसे एक बहुत ही फेमस कहावत है, पत्थर की लकीर होना। मतलब कि अगर पत्थर पे कुछ लिखा है, पत्थर पर एक लकीर बनी हुई है, तो मिट नहीं सकती है। तो इसलिए आर्कियोलॉजिकल सोर्स जो है वो सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री में बहुत ही ऑथेंटिक सोर्स माना जाता है। आज इस वीडियो में इन सारे पॉइंट्स को हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे इंस्क्रिप्शन। इंस्क्रिप्शन किसे कहते हैं, किन चीज़ों पे लिखा हुआ इंस्क्रिप्शन होता है? तो देखिए प्राचीन भारत में अधिकांश अभिलेख उत्कीर्ण हैं किन चीज़ों पे? पाषाण शिलाओं, स्तंभों, ताम्रपत्रों, दीवारों, प्रतिमाओं। अब स्तंभों पिलर्स है, पाषाण शिलाओं रॉक्स, ताम्रपत्रों कॉपर प्लेट्स, दीवारों वॉल्स, प्रतिमाओं स्कल्पचर स्टैचूज। तो इन चीज़ों पर अगर मुझे कुछ रिटन फॉर्म में मिला है तो वो इंस्क्रिप्शन का पार्ट है, ये आपको समझना पड़ेगा। अगर किसी खंभे पे कुछ लिखा हुआ मेंशन है तो इंस्क्रिप्शन का पार्ट है। ठीक है, तो इन चीज़ों को आप समझिएगा कि अभिलेख ये बहुत ये बेसिक चीज़ें हैं कि हमें जानना है कि इंस्क्रिप्शन क्या होता है। ठीक है, अब हम देखेंगे इंस्क्रिप्शन से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण बातें। तो फर्स्ट देखिए अभिलेखों के अध्ययन को, मीन्स इंस्क्रिप्शंस स्टडी को क्या कहा जाता है? एपिग्राफी, ये टर्म है, इसको ध्यान रखिएगा। जो एपिग्राफी है उसके अंडर में हम इंस्क्रिप्शंस की स्टडी करते हैं। तो अभिलेखों के अध्ययन को एपिग्राफी कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, विश्व में सबसे प्राचीन अभिलेख कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो मध्य एशिया के बुगशकोई से प्राप्त हुआ है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस पर वैदिक देवता मित्र, वरुण, इंद्र और नासत्य के नाम मिलते हैं। तो एग्जाम में यहाँ से दो क्वेश्चन बने, पहला कि विश्व का सबसे प्राचीन अभिलेख कहाँ से मिला, और दूसरी बात कि इसमें जो वैदिक देवताओं के नाम मिले हैं वो कौन कौन से नाम हैं। तो इसलिए इसे बहुत ही अच्छे से याद कर लीजिएगा, मित्र, वरुण, इंद्र और नासत्य। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। भारत में, ये विश्व की बात अभी हम लोग की है, अब देखिए भारत में सबसे प्राचीन अभिलेख किसके हैं? किस राजा ने सबसे पहले अभिलेख लिखवाया? तो अशोक ने 300 ईसा पूर्व सबसे पहले अभिलेख लिखवाया था। ये अभिलेख भारत में लिखवाने वाला प्रथम शासक है। तो ये किससे इंस्पायर हुआ और किससे इंस्पायर होके इसने यहाँ लिखवाया? तो दारा नाम के राजा से ये इंस्पायर होके भारत में इंस्क्रिप्शन लिखवाना शुरू किया। अब आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि ये दारा किस देश का राजा था। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखिए, अशोक के अभिलेख 4 लिपियों में प्राप्त हुए हैं। ये भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात है कि अभिलेख उसके 4 भाषाओं में मिले। वो कौन कौन सी भाषा है? ब्राह्मी, खरोष्ठी, यूनानी तथा अरमाइक। तो यहाँ पर
चारों भाषाओं में उसके अभिलेख मिले हैं, ये भी क्वेश्चन पूछता है। तो ये चारों भाषाएं इनकी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, किसने सर्वप्रथम अशोक के अभिलेख को पढ़ा था। ठीक है, तो जेम्स प्रिंसेप ने 1837 में ब्राह्मी लिपि में लिखित अभिलेख को पढ़ा था। क्योंकि भाई इसके 4 भाषाओं में अभिलेख हैं, तो जेम्स प्रिंसेप ने किस भाषा में लिखा हुआ अभिलेख पढ़ा 1837 में? तो ब्राह्मी में लिखा हुआ अभिलेख सबसे पहले जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था। तो ये तो अभिलेख से रिलेटेड महत्वपूर्ण बातें थीं। अब हम देखेंगे महत्वपूर्ण अभिलेख। ठीक है, तो यहाँ पर जो फेमस अभिलेख की लिस्ट दी गई है, जिसमें से मैक्सिमम टाइम एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा गया है। आपसे एग्ज़ाम में कैसे पूछा जाता है, तो पहले ये समझ लीजिए। जैसे अभिलेख दिया होगा और आपसे पूछा जाएगा कि ये अभिलेख किस शासक का है या वो किस विषय पर है। तो आपको ये भी ध्यान रखना है, तीनों चीज़ें जो आप देख रहे हैं ना, अभिलेख, शासक और विषय, ये तीनों चीज़ें आपको याद होनी चाहिए अच्छे से। तो चलिए हम लोग देखते हैं जो फेमस इंस्क्रिप्शंस हैं। पहला, हाथी गुम्पा अभिलेख, शासक खारवेल और विषय क्या है? खारवेल के शासन की घटनाओं का क्रमबद्ध विवरण। ठीक है, तो ये इसका विषय है। नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट पॉइंट देखिए इंस्क्रिप्शन में, जूनागढ़ अभिलेख, ये गिरनार अभिलेख जो किस शासक का है? रुद्रदामन का। और इसमें रुद्रदामन की विजयों, व्यक्तित्व एवं कृतित्व का विवरण प्राप्त होता है। ठीक है, नेक्स्ट अभिलेख देखिए, नासिक अभिलेख जो गौतमी बलश्री का है, सातवाहन कालीन घटनाओं का विवरण है। इसमें गौतमी पुत्र शतकर्णी से संबंधित है। तो जो ये गौतमी बलश्री हैं, ये रचनाकार हैं इसके। और नेक्स्ट देखिए, प्राग स्तंभ लेख जो समुद्रगुप्त से रिलेटेड है और इसमें किस विषय पर लिखा है? तो इसके विजय एवं नीतियों का पूरा विवरण है इसमें। नेक्स्ट अभिलेख है ऐहोल अभिलेख, ये पुलकेशिन द्वितीय से है रिलेटेड और इसमें विषय है हर्ष एवं पुलकेशिन द्वितीय के युद्ध का विवरण है। ठीक है, नेक्स्ट भीतरी स्तंभ लेख किसका है? स्कंदगुप्त का। और विषय क्या है? इसके जीवन की अनेक महत्वपूर्ण घटनाओं का विवरण है। मंदसौर अभिलेख मालवा नरेश यशोधर्मन का है और सैनिक उपलब्धियों का वर्णन है। तो आप देखिए, आपको ये तीनों चीज़ें ध्यान होनी चाहिए कि अभिलेख और उसके रिलेटेड शासक और उससे रिलेटेड विषय। नेक्स्ट पॉइंट हम देखेंगे, यही फेमस इंस्क्रिप्शन की ही लिस्ट है। आप इसको लिख सकते हैं, नोट्स बना सकते हैं, इंग्लिश में भी लिखा है। तो देखिए इसमें इंस्क्रिप्शन किंग और किस एस्पेक्ट में लिखा गया है। तो जूनागढ़ रॉक रुद्रदामन, इलाहाबाद पिलर समुद्रगुप्त, ऐसे ही ऐहोल इंस्क्रिप्शन। ठीक है, ग्वालियर इंस्क्रिप्शन हाथी गुम्पा जो खारवेला से रिलेटेड है। तो कुछ इंस्क्रिप्शन जो है ऊपर हिंदी में है और यहाँ इंग्लिश में है, आप इसे नोट्स बना सकते हैं। ठीक है, बोगशकोई जो हम लोगों ने ऊपर डिस्कस किया था इंस्क्रिप्शन के इंफॉर्मेशन में। ठीक है, नागभट्ट इंस्क्रिप्शन, नासिक इंस्क्रिप्शन, मेहरौली आयरन पिलर एंड मंदसौर इंस्क्रिप्शन। और इसी तरह यहाँ पर देखिए एक उत्तर मेरू इंस्क्रिप्शन है जो मैं बताना चाह रही हूँ, यहाँ पे हिंदी भाषा में हो या इंग्लिश भाषा में, ये ज़रूर ध्यान रखिएगा। जो उत्तर मेरू इंस्क्रिप्शन है वो चोला पीरियड का है और ये बहुत ही महत्वपूर्ण इंस्क्रिप्शन है क्योंकि चोला विलेज एडमिनिस्ट्रेशन जो है, विलेज एडमिनिस्ट्रेशन, उसकी इन्फॉर्मेशन मुझे उत्तर मेरू इंस्क्रिप्शन से ही मिलती है। तो चोला विलेज एडमिनिस्ट्रेशन भी इम्पॉर्टेंट है और ये इंस्क्रिप्शन भी इम्पॉर्टेंट है, एग्ज़ाम में तो पूछा ही जाता है। तो आप ये जो फेमस इंस्क्रिप्शन है इसे लर्न कर लीजिएगा। अब नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखेंगे, मोनूमेंट्स और बिल्डिंग, स्मारक एवं भवन, इसमें क्या शामिल किए जाते हैं। हम मोनूमेंट्स और बिल्डिंग जो स्मारक एवं भवन है उनमें क्या क्या चीज़ें पढ़ते हैं। तो आप एक तो यहाँ पर पॉइंट्स भी हैं और इससे रिलेटेड चित्र भी हैं, तो आप दोनों एक साथ देखिए, पत्थरों या धातुओं की मूर्ति और भवन। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखिए, टेराकोटा से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं वो इसमें शामिल हैं, आभूषण एंड सजावटी टुकड़े और मिट्टी के बर्तन आदि जो हैं वो मॉन्यूमेंट्स एंड बिल्डिंग में शामिल किए जाते हैं। हम लोग सबसे पहले देखेंगे कुछ महत्वपूर्ण उदाहरण स्मारक एवं भवन के। मोहनजोदड़ो के भवन जो 5500 वर्ष पुराना है, आप चित्र में देख सकते हैं। एंड दूसरा, मंदिर का एक अवशेष जो देवगढ़ का दशावतार मंदिर है जो झांसी में है, बहुत ही महत्वपूर्ण है।
नेक्स्ट देखिए, ये सारे मैंने उदाहरण चित्र के साथ यहाँ पे रखा है ताकि आप देखें और आपको याद भी हो जाए अच्छे से। भीतरी गांव का मंदिर जो कानपुर में है, अजंता की गुफाएं, ये सब मोनूमेंट्स एंड बिल्डिंग में हम देखेंगे। मंदिरों के अवशेष, तंजौर का राजा राजेश्वर मंदिर आप देख सकते हैं। अभी तक हम लोग भारत में जो भी मॉन्यूमेंट्स एंड बिल्डिंग थे वो देखे, अब कुछ बाहर, भारत के बाहर भी देख सकते हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। भारत के अतिरिक्त दक्षिण पूर्व एशिया में हिंदू संस्कृति से संबंधित अनेक स्मारक मिले हैं जो बहुत ही खास भी हैं और जो एग्ज़ाम में पूछे भी जाते हैं। तो देखिए, जावा का बोरोबुद्दूर स्तूप जो महायान से संबंधित है, आप यहाँ चित्र में देख सकते हैं कितना विशाल है। कंबोडिया का अंकोर वाट मंदिर जो बहुत ही फेमस है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो ये अक्सर एग्ज़ाम में पूछता है, कंबोडिया का अंकोर वाट मंदिर। अब हम नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे क्वाइन से रिलेटेड, ठीक है। क्वाइन से रिलेटेड जो है वो सबसे पहले जानिए कि जो सिक्कों के अध्ययन को क्या कहा जाता है। तो न्यूमिस्मेटिक का मतलब मुद्रा शास्त्र, ठीक है। सिक्कों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? न्यूमिस्मेटिक कहा जाता है। सिक्कों का महत्व क्या है? सिक्के से हम प्रचुर ऐतिहासिक जानकारी लेते हैं। कुछ सिक्कों पर तिथियां लिखी हैं, इनमें काल निर्धारण में सहायता मिलती है। दूसरा, हम ये भी जानते हैं कि उस टाइम के जो किंग हैं उनका ट्रेड कहाँ से कहाँ तक हो रहा था, वो किस धर्म को मानते थे, किस धातु की सिक्के वो बनवाते थे, उनकी जो आर्थिक स्थिति थी वो कैसी थी। तो बहुत सी इंफॉर्मेशन मिलती है। तो सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री में क्वाइंस का भी बहुत ही महत्वपूर्ण रोल है। तो देखिए, पुराने सिक्के किन धातुओं के बनते थे, तो हम लोग जान जाएं। तांबा, चांदी, सोना, शीशे के धातु के सिक्के बनते थे। और ध्यान रहे कि प्राचीनतम सिक्कों को आहत सिक्के, पंच मार्क क्वाइंस कहा जाता था, ठीक है, क्योंकि इसमें ठप्पा मार कर इसको बनाया जाता था। सेमी लिक्विड अगर मेटल है तो उसको पंच कर कर, आहत कर कर उस पर चित्र बनाए जाते थे। और इन सिक्कों पर जो चित्र बनाए गए वो पेड़, मछली, सांड, हाथी, अर्धचंद्र, ठीक है, ऐसे तीर धनुष, नदी, तो इन चीज़ों के चित्र वो लोग इन सिक्कों पर उकेरते थे। और क्वाइन से रिलेटेड जो है और भी चीज़ें हम लोग देखेंगे। इनसे रिलेटेड महत्वपूर्ण तथ्य कि भारत में सर्वाधिक सिक्के किस काल में बने। तो मौर्योत्तर काल में जो है वो सबसे ज़्यादा सिक्के बने थे, जो मुख्यतः सोने, चांदी, तांबे और शीशे के थे। तो ये ध्यान रखिएगा, सर्वाधिक सिक्के। लेकिन एक खास बात मैं आपको बता दूं कि जो मौर्य पीरियड था उसी टाइम पर सबसे पहले स्टेट क्वाइंस हम लोगों को देखने को मिलता है। जैसे अभी तक जो मर्चेंट से रिलेटेड, ट्रेड से रिलेटेड लोग थे, वो लोग क्वाइंस छपवाते थे, ठीक है। लेकिन अब क्या हुआ, किंग, मौर्य टाइम पर किंग के हाथ में ये पावर आई और फर्स्ट टाइम हम लोग देखते हैं हम लोग को स्टेट क्वाइंस मिलता है। और ये कैसे पता चला? क्योंकि जो स्टेट, उन मौर्य टाइम के जो सिक्के हैं उस पर पीकॉक और हाफ मून का चित्र देखने को मिलता है जो उनका स्टेट सिंबल था। तो इससे ये लगा कि मौर्यों के टाइम पर स्टेट क्वाइंस छपने लगे थे, ठीक है। उसके बाद तो आपने ये देखा ही कि मौर्योत्तर काल में सर्वाधिक जो हैं वो सिक्के मिलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं कि सर्वाधिक सोने के सिक्के किसने जारी किए। सर्वाधिक की बात हो रही है गुप्त शासकों ने, ठीक है। अब यहीं से रिलेटेड एक और फैक्ट मैं आपको बता दे रही हूँ कि कुषाण एम्परर जो विम कड़फिसेस था उसने फर्स्ट टाइम जो है गोल्ड क्वाइंस इंट्रोड्यूस किया था। तो ये भी एक क्वेश्चन, देखिए, इंट्रोड्यूस करना और नंबर ऑफ क्वाइंस छपवाना, ठीक है, वो दोनों में डिफरेंस है। तो कुषाण शासक विम कड़फिसेस ने सबसे पहले गोल्ड क्वाइंस इंट्रोड्यूस किया और मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वाइंस जो है वो गुप्ता डायनेस्टी के टाइम पर छपा था, ठीक है। तो अब जैसे गुप्ता की ये बात हो रही है तो मैं एक चीज़ और बता दूं। जैसे अभी आपने एक फैक्ट देखा कि सर्वाधिक सोने के सिक्के गुप्त शासकों ने जारी किए, तो वहीं पर चंद्रगुप्त द्वितीय इशू किया का सिल्वर क्वाइंस। जैसे अब गोल्ड क्वाइंस की बात हो रही है तो चंद्रगुप्त द्वितीय जो है वो सिल्वर क्वाइंस इंट्रोड्यूस किया था। तो इसलिए भी ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि सिल्वर क्वाइंस किसने इंट्रोड्यूस किया, तो चंद्रगुप्त सेकंड ने, ठीक है। तो ये एक खास बात हो गई। और दूसरी चीज़ मैं सिक्के से ही रिलेटेड आपको एक बता दूं
कि इंडो ग्रीक रूलर था मेनांडर, जिसने जो भी सिक्के उसके मिले उसी के बेसिस पे पता चलता है कि मेनांडर जो है वो बुद्धिस्ट था। तो आप देख सकते हैं कि क्वाइंस का कितना रोल है सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री में, इंफॉर्मेशन के अगर हम पॉइंट से देखें तो। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं क्वाइंस में भी कि सर्वाधिक शीशे के सिक्के किसने जारी किए। अभी तक हम लोग गोल्ड और मैक्सिमम नंबर देखे, अब सर्वाधिक सोने के सिक्के सातवाहनों ने जारी किए थे, ये ध्यान रखिएगा। सर्वप्रथम सिक्कों पर लेख लिखने का कार्य किसने किया, यवन शासकों ने किया था। ठीक है, और नेक्स्ट अब हम लोग देखेंगे मूर्तिकला, स्कल्पचर। मूर्तिकला का महत्व क्या है, इसमें जनसाधारण के जीवन की अति सजीव झलक देखने को मिलता है। क्योंकि ये आर्ट है, और आर्ट क्या है, एक मिरर है कि हमारे समाज का दर्पण होता है कला। हम जैसा सोचते हैं, हमारी जो सोच होती है वही हम कला में उकेरते हैं। जो आर्टिस्ट है वो वैसी ही चीज़ों को बनाता है। तो यहाँ पे जो हम मूर्ति कला में देखेंगे कि जो भरतपुर, बोध गया, सांची और अमरावती की मूर्ति कला में हम देखते हैं एक जनसाधारण के जीवन का चित्र। ठीक है, तो चलिए देखते हैं मूर्ति कला में प्राचीन भारतीय इतिहास में मूर्तियों का निर्माण किस काल में आरंभ हुआ। तो कुषाण काल से आरंभ हुआ था। ठीक है, पत्थर की मूर्तियों का प्रथम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ, तो हड़प्पा से प्राप्त हुआ। ठीक है, अब जैसे स्कल्पचर की ही हम बात कर रहे हैं तो एक दो तरह के आर्ट का भी हम यहाँ पढ़ते हैं, एक गंधारा आर्ट और एक मथुरा आर्ट। तो वहाँ पर हम देखते हैं कि जो गंधारा आर्ट है वो कहते हैं कि उसमें फॉरेन इन्फ्लुएंस देखने को मिलता है। क्यों, क्योंकि वो गंधार अफ़गानिस्तान साइड से वो आती हुई दिखती है और उसमें केवल भगवान बुद्ध की प्रतिमा देखने को मिलती है। वहीं हम मथुरा आर्ट जब देखते हैं तो वहाँ पर तीनों धर्म की मूर्तियाँ मिलती हैं, बौद्ध, जैन, ठीक है, और हिंदू। और वहाँ पे जो हम भारतीय कला का उस पर प्रभाव देखते हैं मथुरा आर्ट पर। तो इस तरीके से हम देख पाते हैं क्षेत्र वाइज भी कि कहाँ किस चीज़ का प्रभाव है, किस धर्म को लोग ज़्यादा मान रहे हैं कहाँ पर। तो जो स्कल्पचर का भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल है सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री में। नेक्स्ट पॉइंट हम देखेंगे पेंटिंग, चित्रकला। चित्रकला का महत्व, इसमें प्राचीन काल की कलात्मक उन्नति का आभास होता है। ठीक है, और साथ ही इमोशंस, फीलिंग का भी आभास होता है। ठीक है, अब देखिए उदाहरण के लिए अजंता की चित्रकला में बोधिसत्व पद्मपाणि का चित्र हम लोग को देखते हैं। दूसरा, मरणासन राजकुमारी का चित्र सर्वाधिक प्रसिद्ध है। अब इससे क्या पता चल रहा है, मरणासन मतलब मृत्यु शैया पर लेटी हुई राजकुमारी जिसका चेहरा बहुत ही उदास है। ठीक है, अब जैसे आज हम लोग अगर तकलीफ़ में हैं और एकदम मृत्यु के करीब हैं तो हमारा फेस उदास सा रहेगा, तो वैसे ही वहाँ पर मरणासन राजकुमारी का चित्र सर्वाधिक प्रसिद्ध है जो मरणासन शैया पर है। तो ये क्या, एक इमोशंस दिख रहे हैं आर्ट में, तो ये खास बात है। और दूसरी चीज़ यहाँ पर अब हम देखेंगे, नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे सील्स, मुहरें। मुहरों का महत्व हम देखते हैं। अवशेषों में सबसे प्राप्त जो मुहरें हमें मिली हैं प्राचीन भारत में, वो व्यापारिक, धार्मिक और आर्थिक जीवन के बारे में पर्याप्त हम लोगों को जानकारी देती हैं ये सील्स, ये मुहरें। और उदाहरण के लिए देखिए हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और बसाठ से प्राप्त मिट्टी की मुहरों से बने धार्मिक प्रतीकों से उनके धार्मिक जीवन का ज्ञान प्राप्त होता है। तो हम लोगों ने अभी देखा आर्कियोलॉजी के महत्वपूर्ण पॉइंट्स को। ठीक है, जिसमें हम लोगों ने डिस्कस किया इंस्क्रिप्शन, मोनूमेंट्स, बिल्डिंग, क्वाइंस, स्कल्पचर्स, पेंटिंग और सील्स। ठीक है, तो ये आर्कियोलॉजिकल सोर्स था। मेरा वीडियो कैसा लगा ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। ठीक है, और मेरे वीडियो को लाइक करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए कि इससे मुझे बहुत ही मोटिवेशन मिलता है, मैं आप लोगों के लिए और अच्छा कर सकती हूँ। थैंक यू सो मच।